अब जो हम लोग समझेंगे वो है बाजार अर्थव्यवस्था कि बाजार अर्थव्यवस्था क्या है। तो देखिए, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विपरीत बाजार अर्थव्यवस्था में सभी आर्थिक क्रियाकलापों का निर्धारण बाजार की स्थिति के अनुसार होता है। देखिए, यहाँ बताना चाहेंगे, बाजार अर्थव्यवस्था जो होती है वो केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विपरीत होता है। इस अर्थव्यवस्था में क्या होता है, इस अर्थव्यवस्था में जितने भी आर्थिक क्रियाकलापों का जो निर्धारण होता है, जितने भी आर्थिक क्रियाकलाप का जो निर्णय ली जाती है वो बाजार की स्थितियों के अनुसार होता है। मतलब जितने भी आर्थिक क्रियाकलापों का निर्धारण किया जाता है वो बाजार की स्थितियों के अनुसार होता है। अब देखिए, हमें यहाँ पर बार बार बाजार शब्द का बात आ रही है, तो हम लोग अर्थशास्त्र के अनुसार समझते हैं कि बाजार क्या होती है। तो देखिए, अर्थशास्त्र के अनुसार अगर हम चलें तो बाजार एक ऐसी संस्था है जो अपने आर्थिक क्रियाकलापों का अनुसरण करने वाले व्यक्तियों को निर्बाध अंतःक्रिया प्रदान करती है। अगर हम अर्थशास्त्र के अनुसार चलें तो अर्थशास्त्र के अनुसार बाजार को एक संस्था बताई गई है। और संस्था क्या होती है न, संस्था एक ऐसी संगठन होती है जिसका एक विशेष उद्देश्य होता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि बाजार एक ऐसी संस्था है जो अपने आर्थिक क्रियाकलापों का अनुसरण करने वाले व्यक्ति को, मतलब वैसे व्यक्ति जो अपने आर्थिक क्रियाकलापों का अनुसरण करता है, जो अपने आर्थिक क्रियाकलापों का अनुसरण करता है, ऐसे व्यक्ति को बाजार उसे निर्बाध अंतःक्रिया करने का प्रदान करती है। मतलब बाजार उसे फ्रीली परस्पर क्रिया करने को अनुमति प्रदान करती है। यानी कि दूसरे शब्दों में अगर कहें तो बाजार व्यवस्थाओं का ऐसा समुच्चय है, ऐसा समूह है, ग्रुप है, जहां आर्थिक अभिकर्ता यानी कि आर्थिक क्रियाकलाप करने वाला व्यक्ति मुक्त रूप से अपने धन अथवा अपने उत्पादों का परस्पर निर्बाध होकर, मतलब फ्रीली होके आदान प्रदान कर सकता है। मतलब साधारण से शब्दों में समझें तो बाजार क्या है न, बाजार व्यवस्थाओं का एक ऐसा समुच्चय है, एक ऐसा संगठन है जहां पर आर्थिक क्रियाकलाप करने वाला व्यक्ति मुक्त रूप से अपने धन का, अपने सेवाओं का परस्पर फ्रीली होके, निर्बाध होके आदान प्रदान कर सकता है। यहाँ यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि अर्थशास्त्र में जो प्रयुक्त बाजार शब्द आया है वो बाजार के उस स्वरूप से भिन्न है जैसा कि हम आमतौर पर समझते हैं। जी हाँ, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अर्थशास्त्र में जो बाजार शब्द प्रयुक्त हुए हैं, ये बाजार शब्द उस बाजार से भिन्न है जिसे हम समझते हैं, जिसे हम लोग आम तौर पर आम भाषा में जिसे हम लोग बाजार समझते हैं, उस बाजार से अर्थशास्त्र के बाजार शब्द का अर्थ अलग है। विशेष रूप से आप इस बाजार के विषय में जो सोचते हैं इससे इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है, हमें यहाँ बताना ये चाह रहा है कि जिसे हम बाजार समझते हैं, जिस लोग आम तौर का बाजार जिसके समझते हैं, उस बाजार से इसका कोई लेना देना नहीं है अर्थशास्त्र के बाजार शब्द का। वस्तुओं को खरीदने तथा उसके विक्रय के लिए व्यक्ति एक दूसरे से किसी वास्तविक भौतिक स्थल पर मिल सकते हैं अथवा नहीं भी। देखिए, हम लोग जानते हैं, जिसे हम लोग लोकल में जिसे हम लोग बाजार कहते हैं, हम लोग किसे कहते हैं बाजार, यानी कि ऐसा स्थान जहां पर कोई व्यक्ति सामान खरीदने जाता है या बेचने जाता है, वो बाजार होता है। किंतु अर्थशास्त्र में ये बाजार कुछ विपरीत है। कहने का मतलब ये हुआ कि वस्तुओं को खरीदने तथा उसके विक्रय के लिए व्यक्ति को एक दूसरे से किसी एक वास्तविक भौतिक स्तर पर मिल भी सकता है या नहीं भी मिल सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि बाजार जो अर्थव्यवस्था में जो प्रयुक्त हुआ है, इस बाजार में क्या होगा कि व्यक्ति जो क्रय विक्रय करता है वो किसी एक वास्तविक भौतिक स्थल पर मिल भी सकता है अथवा नहीं भी मिल सकता है। क्रेताओं तथा विक्रेताओं के बीच क्रियाकलाप विभिन्न परिस्थितियों में संभव है। देखिए, अर्थव्यवस्था के बाजार में क्या है कि क्रेता और विक्रेता के बीच जो क्रियाकलाप है, उसके बीच जो क्रियाकलाप होती है वो विभिन्न परिस्थितियों में संभव हो सकती है।
जैसे कि गांव के चौक पर हो सकती है या शहर के सुपर बाजार में भी हो सकता है। ठीक है। अथवा वैकल्पिक रूप से क्रेता और विक्रेता टेलीफोन और इंटरनेट द्वारा भी वस्तुओं का आदान प्रदान कर सकता है। मतलब किसी भी रूप में क्रेता और विक्रेताओं के बीच में परस्पर क्रिया हो सकती है, जैसे कि गांव के चौक में, जैसे कि शहर के सुपर बाजार में, जैसे कि वैकल्पिक तौर पर अगर हम बात करें तो क्रेता और विक्रेता टेलीफोन और इंटरनेट के द्वारा भी वस्तुओं का आदान प्रदान कर सकता है। बाजार का स्पष्ट लक्षण वह व्यवस्था है जिससे लोग निर्बाध रूप से वस्तुओं को खरीदने और विक्रय करने का काम कर सकते हैं। मतलब कह सकते हैं कि बाजार का स्पष्ट लक्षण एक ऐसा व्यवस्था है, बाजार का स्पष्ट लक्षण एक वह व्यवस्था है जिससे लोग फ्री होके स्वतंत्र पूर्वक से वस्तुओं को खरीदने और विक्रय करने का काम कर सकते हैं। किसी भी तंत्र के सुचारू रूप से संचालन के लिए यह अनिवार्य है कि उस तंत्र के विभिन्न घटकों के कार्यों में समन्वय हो अथवा अव्यवस्था हो सकती है। जी हाँ, अगर कोई एक तंत्र है जिसमें कई समूह आपस में जुड़ी हुई है, कई घटक आपस में जुड़ी हुई है, तो वैसे तंत्र में उस तंत्र को अगर सुचारू रूप से चलना है तो ये अनिवार्य हो जाता है कि उस तंत्र में जितने भी घटक हैं उन घटकों के कार्य आपस में समन्वय होना चाहिए, उसके बीच में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। अगर उसके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगी ना, अगर समन्वय नहीं होगी, तो वो तंत्र क्या होगा, अव्यवस्थित हो जाएगा, अव्यवस्था हो सकती है। मतलब बाजार भी एक तंत्र है, बाजार भी एक तंत्र है। अगर बाजार को सुचारू रूप से चलना है तो बाजार में जितने भी इनके विभिन्न घटक हैं, इनके घटकों के कार्य क्या होने पड़ेंगे, इनके समन्वय होने पड़ेंगे, इसके कार्य को आपस में कोऑर्डिनेट होना पड़ेगा, नहीं तो ये क्या हो जाएगी, अव्यवस्थित हो जाएगी। शायद आप जानते हैं कि वे कौन कौन सी शक्तियां हैं जो बाजार तंत्र को करोड़ों अलग अलग व्यक्तियों की क्रियाकलापों में समन्वय स्थापित करती है। जी हाँ, आप शायद ये जानते भी होंगे कि वो कौन कौन सी शक्तियां हैं जो बाजार तंत्र में करोड़ों अलग अलग व्यक्तियों की क्रियाओं में समन्वय स्थापित करती है। बाजार व्यवस्था में प्रत्येक वस्तु तथा सेवा की एक तय कीमत होती है। अगर हम बाजार व्यवस्था में देखें तो क्या होता है ना, जितने भी वस्तु होती है, जितने भी सेवा होती है, उसकी एक तय कीमत होती है। मतलब प्रत्येक वस्तु और सेवा का एक तय कीमत होती है, जिस पर क्या होता है कि क्रेता एवं विक्रेता उसमें सहमति होते हैं। उसी तय कीमत पर ही क्या होते हैं, दोनों के बीच में सहमति होती है। क्रेताओं तथा विक्रेताओं का परस्पर इसी कीमत पर विनिमय होता है। जो क्रेता होते हैं और जो विक्रेता होते हैं इसी तय कीमत पर क्या होते हैं, इसी तय कीमत पर विनिमय होती है, वस्तुओं की लेन देन होती है। जैसा कि औसतन समाज में देखा गया है, औसतन समाज में क्या होता है कि किसी वस्तु तथा सेवा का जैसा मूल्यांकन करता है। मतलब कुल मिलाके का समाज में देखें तो किसी वस्तु तथा सेवा का जैसा मूल्यांकन करता है, जैसा उसको मूल्यांकित करता है, कीमत उसी मूल्यांकन पर निर्धारण होता है। ठीक है, कीमत भी उसी मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित होता है। जैसे समझते हैं, यदि क्रेता किसी वस्तु की अधिक मात्रा की मांग करता है, अगर कोई क्रेता या फिर जितने भी क्रेता हैं किसी वस्तु की अधिक मात्रा में क्या कर रहे हैं, न मांग कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, न उस वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाएगी जिसकी मांग होती है। तो उस वस्तु की कीमत में क्या हो जाएगी, उस वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाएगी। यह उस वस्तु के उत्पादकों को संकेत देता है कि वे उस वस्तु की जिस मात्रा का उत्पादन कर रहे हैं, समाज को उससे अधिक मात्रा की आवश्यकता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात है कि जब मांग बढ़ती है तो कीमत में वृद्धि आ जाती है। तो यही कीमत उत्पादकों को क्या करती है, एक संकेत देता है कि वे जितनी भी वस्तुएं का उत्पादन कर रहे हैं, समाज में इससे अधिक उसकी आवश्यकता है। तब ऐसी स्थिति में क्या करता है ना, उत्पादक उस वस्तु का उत्पादन बढ़ाने लगता है।
उसका प्रोडक्शन और अधिक करने लगता है। इस प्रकार वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतें बाजार में सभी व्यक्तियों को महत्वपूर्ण संकेत प्रदान कर देती है। इस प्रकार क्या होता है कि वस्तुओं और सेवाओं की जो कीमतें होती हैं बाजार में सभी व्यक्तियों को महत्वपूर्ण संकेत प्रदान कर देता है, जिससे क्या होता है कि बाजार तंत्र में समन्वय स्थापित हो जाता है, एक विशेष तालमेल स्थापित हो जाता है। अतः बाजार तंत्र में केंद्रीय समस्याओं का समाधान, देखिए हम लोग का एक पहले प्रश्न था केंद्रीय समस्याओं में कि किस वस्तु का और किस मात्रा में उसका उत्पादन किया जाए, ये एक केंद्रीय समस्या थी। तो बाजार तंत्र में देखिए इसका समाधान हो गया। किस प्रकार, देखिए बाजार तंत्र में उस केंद्रीय समस्याओं का समाधान कि किस वस्तु का और किस मात्रा में उत्पादन किया जाए, तो इसका समाधान कैसे हुआ? इसका समाधान हुआ कीमत से। कीमत हमें ये बताता है कि हमें किस वस्तु का और कितना उत्पादन करना है। ठीक है। अतः बाजार तंत्र में उन केंद्रीय समस्याओं का समाधान किस वस्तु का और किस मात्रा का उत्पादन किया जाना है, कीमत के इन्हीं संकेतों के द्वारा हुए आर्थिक क्रियाकलापों के समन्वय से होता है। कीमत के इन्हीं संकेतों के द्वारा, जो कीमत से हमें जो संकेत मिला हमें, और उसी संकेत के द्वारा जो क्रियाकलाप हुआ और उस क्रियाकलाप में जो समन्वय हुआ, उसी से ये समाधान होता है कि किस वस्तु का और कितना मात्रा में उत्पादन किया जाए। सभी अर्थव्यवस्थाएं वास्तव में मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं हैं, मिली हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं। कैसे, देखिए जहां महत्वपूर्ण निर्णय सरकार द्वारा लिए जाते हैं तथा आर्थिक क्रियाकलाप प्रायः बाजार द्वारा किए जाते हैं। इसीलिए जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं वो मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण निर्णय जो होती है वो सरकार लेती है, मगर आर्थिक क्रियाकलाप प्रायः बाजार द्वारा किए जाते हैं। अंतर केवल इतना है कि आर्थिक क्रियाकलापों की दिशा के निर्धारण में सरकार की भूमिका कितनी अधिक है ना। जैसा कि बात करें हम लोग, अंतर केवल इतना है कि आर्थिक क्रियाकलाप की दिशा के निर्धारण में सरकार की भूमिका कितनी अधिक है। जैसे देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अगर हम बात करें, संयुक्त राज्य अमेरिका में तो सरकार की भूमिका एकदम न्यूनतम है। 20वीं सदी के एक लंबी अवधि तक केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का निकटतम उदाहरण अगर बात करें तो वो चीन है। 20वीं सदी की एक लंबी अवधि तक केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का जो एक उदाहरण अगर बात करें तो वो है चीन। यदि हम अपने देश भारत की बात करें, ठीक है, तो भारत में स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने देश के आर्थिक क्रियाकलापों के नियोजन में प्रमुख भूमिका निभाई है। हमारे देश में यदि हम बात करें तो आर्थिक क्रियाकलापों का नियोजन सरकार द्वारा किया गया स्वतंत्रता के बाद, यानी कि सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है स्वतंत्रता के बाद आर्थिक क्रियाकलापों के नियोजन में। मगर पिछले 2 दशकों में अगर हम देखें, अपने देश के पिछले 2 दशकों में देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका बहुत हद तक कम हो गई है।